हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और हम लोग ऐसा देखेंगे ना कि कम से कम 80% हम लोग इस वीडियो में ही याद कर ले और 20% हम लोग इसको लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी, बार बार एक ही बात को बोलते रहूंगी। इसका यही मतलब समझिएगा कि मैं चाहती हूँ कि आपको याद हो जाए। आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आप लोगों को 2023 का शॉर्ट करवाई थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2023 का लॉन्ग करवाई थी। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2022 का शॉर्ट करेंगे। ऐसे में लाइव आके आपको 2022 का शॉर्ट पढ़ाई थी, लेकिन कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, जिससे तो आप लोग नोट्स वगैरह कैसे बनाएंगे अगर कुछ दिखेगा नहीं तो। ठीक है, तो क्या आप लोग का प्रूफ दैट एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों का कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो अगर उसका रियल पार्ट कांस्टेंट होगा तो वो पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो देखिए, एनालिटिक फंक्शन मान लेते हैं, क्या एफ जेड जो है हम लोग का एक एनालिटिक फंक्शन है, तो लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ जेड इक्वल टू लिख देंगे यू प्लस आई वी। क्या लिख देंगे, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो अगर इसकी बात किया जाए, इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट है यू और इमेजिनरी पार्ट क्या है भी। लेकिन इसमें बोल रहा है रियल पार्ट कांस्टेंट है, मतलब यू जो है हम लोग का कांस्टेंट है। अगर यू कांस्टेंट है तो कहीं भी यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यू कांस्टेंट है, रियल पार्ट कांस्टेंट बोला है। ठीक है, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो ये कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन है, वो तभी बोल पाते हैं जब वो हम लोग का कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एफ जेड जो है वो हम लोग का कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉची रायमन इक्वेशन क्या होता है, कॉची रायमन इक्वेशन होता है यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यू कॉन्स्टेंट है, यू कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू एक्स क्या आएगा, जीरो। ठीक है, यू एक्स क्या आएगा, जीरो। तो यू एक्स अगर हम लोग का यू कांस्टेंट है तो यू एक्स जीरो आया। अगर हम लोग यू वाई निकालेंगे तो यू वाई भी जीरो आएगा, क्योंकि यू तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, आएगा तो जीरो ही। तो यू एक्स भी जीरो आया, यू वाई भी जीरो आया। तो अगर यू एक्स जीरो है और यू एक्स बराबर है वी वाई का, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वी वाई भी जीरो है। और यू वाई जीरो के बराबर है और यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर है, मतलब वी एक्स बराबर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब यहाँ से वी वाई भी जीरो आ रहा है, वी एक्स भी जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब आप लोगों को समझ में आया, भी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तभी तो इसको डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया क्या, इस भी हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ जेड जो था क्या था, एफ जेड था हम लोग का यू प्लस आई वी, और यू कांस्टेंट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और भी कांस्टेंट हम लोग दिखा दिए। इसका क्या मतलब हुआ, यू प्लस आई वी है कांस्टेंट है, यू प्लस आई वी क्या है, एफ जेड है, मतलब एफ जेड जो है वो हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन है। प्रूफ हो गया, कितना सिंपल था ना। नेक्स्ट है हम लोग का फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर थ्री इज दिस। तो हम लोग का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का दो फार्मूला याद रखना है। क्या है फार्मूला, एक है हम लोग का वन बाई आर इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन के पावर वन बाई एन, और एक क्या है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। तो यहाँ पे जब भी अगर पावर में एन रहेगा तो आप लोग वन बाई आर इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन के पावर वन बाई एन लगाइएगा। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हम लोग का एन क्या हो जाएगा हम लोग का लॉग एन के पावर एन। तो यहाँ से वन बाई आर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन के पावर वन बाई एन हो जाएगा। ओके, ए एन इक्वल टू लॉग एन के पावर एन, तो वन बाई आर इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा हम लोग का ए एन जो था हम लोग का जो भी फंक्शन, क्या फंक्शन है, लॉग एन के पावर एन, और इसका पावर वन बाई एन करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, लॉग एन आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एन के जगह पे इन्फिनिटी डालते हैं तो वैल्यू हम लोग का क्या देगा, हम लोग का वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा वैल्यू, इन्फिनिटी आएगा। तो अगर वन बाई आर जो है इन्फिनिटी के बराबर आता है, इसका क्या मतलब कहेंगे, समझ सकते हैं हम लोग। अगर वन बाई आर का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी तभी आता है जब हम लोग का आर इक्वल टू जीरो होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, प्रूव दैट द क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बोल रहा है क्या कि से हम लोग है ना क्रॉस रेशियो करते हैं ना तो वो कांस्टेंट रहता है, किस बाइलिनियर, इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं उसी का फॉर्मेट में। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी। क्या मान लिया, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, और जिसमें एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, एक ये तो करवाना ही होगा और एक ये भी। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना, मतलब ए डी माइनस बी सी, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ कंसिडर एनी फोर कम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड प्लेन में
हम लोग जेड प्लेन में क्या करेंगे, हम लोग जेड प्लेन में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मानेंगे और उसका इमेज मानेंगे W1 W2 W3, ठीक है, इन अ डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन में हम लोग 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे और डब्ल्यू प्लेन में हम लोग उस चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज मानेंगे, ठीक है। मतलब और हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे हाउ टू हैव टू प्रूव दैट क्रॉस रेशियो डिमेंस इनवेरिएंट, मतलब अनचेंज। और हम लोग दिखाएंगे क्या कि Z1 Z2 Z3 Z4 बराबर है W1 W2 W3 W4 के, ठीक है। तो Z1 हम लोग W1 यहाँ से क्या आ जाएगा, तो W इक्वल टू हम लोग मान लिए हुए, तो यहाँ से हम लोग W1 W2 W3 W4 लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जिस फॉर्मेट में माने हुए। यहाँ से हम लोग निकालेंगे W1 W2 W3 W4 और ये दिखा देंगे क्या ये Z1 Z2 Z3 Z4 के बराबर है। तो हम लोग लेके चलते हैं क्या W1 W2 W3 W4। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर में आता है 1432, क्या आता है 1432 के, 1432 कुछ विशेष नंबर भी है, वहाँ से भी याद रखेगा रहेगा आप लोग को 1432, ठीक है। तो देखिए 1 - 4 उसके बाद 3 - 2, 1 - 4 3 - 2, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे 1 - 4 1 4 फिर बचा 3 2, तो 3 - 2 ऊपर में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और नीचे में आराम से नीचे का आदमी जो है ना वो शुद्धा होता है, सीधा सीधा रहता है, सीधा साधा होता है। तो 1 2 3 4 जैसे लाइन से होता है वैसे 1 में से 2 जाएगा, फिर 3 में से 4 जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इसमें से कोई एक वैल्यू निकालेंगे और बाकी सबको सिमिलरली लिख देंगे। तो W1 - W4 को निकालने चलते हैं। W1 हम लोग के पास है, W4 हम लोग के पास है, तो हम लोग W1 - W4 पहले निकालेंगे। तो ये तो आप लोगों क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये अपना कटे उटेगा जो भी करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हैं अपने हाथ से। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉमन उमन सारा कुछ निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ W1 - W4 निकाले हैं, तो Z1 - Z4 आया है, ठीक है। और AD - BC सब में आएगा, और जो भी निकालिएगा ना वो माइनस वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में आप लोगों का है, हम लोग निकाले क्या थे W1 - W4, तो यहाँ पे है CZ1 + D, तो CZ4 + D। तो इसी तरीके से हम लोग का अगर 3D 2 निकालेंगे तो एक बार CZ3 + D और CZ2 + D। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग 3 - 2 1 - 2 3 - 4 ये सारा का सारा वैल्यू निकाल लेंगे। 1 4 3 2 याद रखेंगे, 1 - 4 3 - 2, और नीचे वाला तो सीधा साधा होता ही है। तो यहाँ से हम लोग को W1 W2 W3 W4 का सारा वैल्यू आ गया। फिर सारा वैल्यू जो हम लोग निकाले वो रख देंगे, और सारा कट के हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आया है 1432 और नीचे है 1234, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 के बराबर आ गया। तो हम लोग का रिजल्ट प्रूफ हो गया। कितना सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, ऑब्टेन द टेलर सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन दिस इन द रीजन दिस। तो फंक्शन क्या है, हम लोग का फंक्शन है Z² - 1 डिवाइडेड बाई Z + 2 Z - 3। तो ऊपर क्या हो जाएगा Z² - 1 और नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे और तोड़ेंगे तो हम लोग का नीचे आएगा Z² - 1 Z² + 5Z + 6। अब हम लोग क्या करेंगे Z² + 5Z + 6 को डिवाइड करेंगे Z² - 1 से, तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर मिक्स फ्रैक्शन में जैसे लिखते थे वैसे हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 5Z + 7 डिवाइडेड बाई Z² + 5Z + 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 तो 1 है ही, जो राइट साइड में जो है हम लोग का 5Z + 7 है, ठीक है। क्या है 5Z + 7 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, ठीक है। यहाँ पे 5Z + 7 है, यहाँ पे 2 लिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 5Z + 7 है डिवाइडेड बाई Z + 2 है और Z + 3 है, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन A बाई दिस और B बाई दिस। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखिएगा A का वैल्यू कैसे निकालेंगे और B का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये इसको बस ध्यान में रखिए, किसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखना है। और देखिए एक नीचे क्या है Z + 2, तो Z = क्या आ गया हम लोग का -2, तो इसमें हम लोग -2 डालेंगे, तो F × 5 × -2 + 2 डिवाइडेड बाई, इसमें जहाँ जिसके इक्वल 0 किए ना उसकी जगह पे नहीं डालेंगे, फिर Z की जगह पे माइनस क्या था हम लोग का 2 + 3, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू हम लोग का यहाँ से आ जाएगा A = -3 B = 8, और फिर हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। टेलर्स थ्योरम में हम लोग सजा रहे हैं। फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2/z का इन्वर्स, और ये ऊपर जाएगा तो 1 + 2/3 का इन्वर्स है, ठीक है। जो भी है हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, बाकी सब कांस्टेंट आ जाएगा, जो भी नीचे रहेगा ना उसको माइनस में करके ऊपर भेज देंगे। और फिर 1 + x का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 - x + x² - x³, इसी तरीके से होता है, ठीक है। और फिर हम लोग 8/3 का फिर इसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग का 1 तो 1 है ही, 3/2, और इसको हम लोग माइनस के पावर में लिखना चाहेंगे तो -1 की पावर n लिखेंगे, और 2/2 का पावर n, और इधर भी -1 की पावर n 2/3 की पावर n। और इस तरीके जो कॉमन लेने वाला है उसको कॉमन निकाल लेंगे, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का टेलर्स थ्योरम में एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट क्या, अभी कितना टाइम हुआ है, ये आ जाना इधर,
ये जो है ना आते ही नहीं रहता है, करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा बिना काम का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, डिफाइन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड इसेंशियल सिंगुलरिटी विथ एग्जांपल। बोल रहा है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है और इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताइए। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, तो एक पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ। एक पॉइंट होगा जेड इक्वल टू ए, ठीक है, एक पॉइंट है जेड इक्वल टू ए, उसको हम लोग आइसो सिंगुलरिटी कहेंगे अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो। ठीक है, कौन कौन दो कंडीशन है ये देख लीजिए। पहला क्या है, एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए जेड इक्वल टू ए पे। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने के लिए क्या चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला, एफ जेड इज एनालिटिक इन द डिलेटेड नेबरहुड। और जितना दूर जैसे कि मान लीजिए ये फंक्शन है हम लोग का, ठीक है, इतना दूर में जो है ना वो एफ जेड एनालिटिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात क्या बोला, इसमें अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट में एनालिटिक चेक करेंगे ना, इतना पूरा डिलीटेड नेबरहुड है तो इसमें से अगर हम लोग चेक करेंगे तो देयर एग्जिस्ट, तो आप लोग का क्या बोला, एफ जेड इज एनालिटिक इन द रिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू एन, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए कंटेनिंग नो अदर सिंगुलरिटी। ठीक है, तो उसके अंदर में कोई भी सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ जेड है, इफ जेड इक्वल टू ए इज अ सिंगुलरिटी। ठीक है, तो ये आप लोग का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। एंड एवरी रिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए कंटेन्स एटलीस्ट वन सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग का एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड, ये जो है वो एनालिटिक होता है सब जगह, लेकिन एक जगह एनालिटिक नहीं होता है, किस पे, जेड इक्वल टू जीरो पे। तो जेड इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कोई भी ऐसा ले लीजिएगा डिनोमिनेटर में कुछ, और डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ जीरो कर रहा होगा ना वही आप लोग का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। तो एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड ले लेंगे, फिर थ्री जेड प्लस सेवन, थ्री टू जेड माइनस थ्री, थ्री जेड प्लस फोर, इस तरीके से ले लेंगे। फिर हम लोग टू बाई साइन पाई बाई टू ले लेंगे, फिर टू बाई साइन एन जेड ले लेंगे, साइन सॉरी टू बाई साइन पाई जेड ले लेंगे। ठीक है, जेड का अलग अलग वैल्यू निकाल के अपना करते रहेंगे, वन बाई साइन पाई जेड, इस तरीके से ये सारे के सारे हम लोग का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वगैरह याद रहेगा, कुछ किस तरीके से सजा उजा के लिखते हैं तो थोड़ा जगह भरेगा कॉपी में तो अच्छा लगेगा। फिर क्या है आप लोग का एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, हम लोग का एक पावर सीरीज का फॉर्मेट होता है। कैसा होता है पावर सीरीज का फॉर्मेट, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन, क्या होता है, समेशन ऑफ वन इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी बी एन वन माइनस ए के पावर माइनस एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन, क्या होता है, बी एन बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन होता है। ठीक है, क्या होता है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन, जो है ना अगर इसमें बी एन जो है जीरो के बराबर नहीं होगा तो वही हम लोग का इसेंशियल सिंगुलरिटी का कंडीशन होता है। इफ बी एन नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इनडेफिनेटली मैनी वैल्यू ऑफ एन, दैट मीन्स द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स द सीरीज दिस कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन द सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, बी एन जीरो के बराबर नहीं होगा ना तो उस समय का सिंगुलरिटी को हम लोग एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। जेड इक्वल टू जीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ई के पावर वन बाई टू, सिंस द एक्सपेंशन ऑफ ई के पावर वन बाई टू के लिए जेड इक्वल टू वन एसेंशियल सिंगुलरिटी है और ई के पावर वन बाई टू का एक्सपेंशन लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम लोगों का चलिए 15 मिनट हुआ है और 15 मिनट में हम लोग पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है, डिराइव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में आप लोगों को नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग का एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है तो इसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 2000 उसमें भी था, 23 वाले में था। क्या करना होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करवाती हूँ इसमें। एफ जेड हम लोग का एनालिटिक है तो कॉची रायमान इक्वेशन ये है, पोलर फॉर्मेट में ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आर एक्स जानते हैं, वाई जानते हैं, यहाँ से आर और थीटा निकालेंगे। आर थीटा निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, डेल आर अपन डेल थीटा, सॉरी डेल आर अपन डेल एक्स, फिर डेल आर अपन डेल वाई, फिर डेल थीटा अपन डेल एक्स, डेल थीटा अपन डेल वाई, ये चारों निकाल लेंगे। ये चारों निकाल के हम लोग आराम से रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चारों निकालने के बाद क्या करेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई, डेल भी अपन डेल एक्स, डेल भी अपन डेल वाई, ये चारों निकालेंगे। ये निकालने के लिए क्या बोली थी, पोलर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब आर और थीटा चाहिए। तो डेल यू अपन डेल एक्स को क्या करेंगे, एक बार आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक बार थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हम लोग चारों इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है,
और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का कॉची राइमन इक्वेशन से डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई करके हम लोग लाएंगे, एक 7 नंबर इक्वेशन बनाएंगे। फिर डेल यू अपन डेल वाई माइनस डेल वी अपन डेल एक्स करके 8 नंबर बनाएंगे। फिर दोनों में से कोई एक को मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ पे ना एक जगह साइन थीटा होगा, एक जगह कॉस थीटा होगा, आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। और हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करके जोड़ के घटा देंगे। मतलब वही जो प्रोसेस है बता चुकी हूँ पहले, इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। तो फिर एक हम लोग 8 नंबर इक्वेशन आएगा ना, 8 डेल यू अपन डेल आर, तो ये हम लोग एक पिछले 7 नंबर इक्वेशन में डाल के या इसी में पीछे वाली इक्वेशन में डाल के हम लोग डेल वी अपन डेल आर भी निकाल लेंगे। एक कन्फर्मल मैपिंग क्यों दिया हुआ है यहाँ पे नहीं पता, लेकिन क्यों है पढ़ लेते थोड़ा सा। कन्फर्मल मैपिंग, लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड है यू प्लस आई वी, जहाँ पे यू कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा, भी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो लेट द ट्रांसफॉर्मेशन माना है डब्ल्यू इक्वल टू, पता नहीं ये क्यों माना है क्या माना है, बस लिखा हुआ तो पढ़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट एट ईच पॉइंट जेड ऑफ ए डोमेन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल। अच्छा कन्फर्मल इसमें पढ़ाना था ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फर्मल उसमें समझाने की कोशिश किया गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा लिख लिए होंगे। क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट एट ईच पॉइंट जेड ऑफ ए डोमेन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश, मतलब एफ जेड जो है एनालिटिक है और एफ डैश जेड जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड जो होगा ना वो कन्फर्मल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इसको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखती हूँ। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, हम लोग मान लेते हैं क्या एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है जेड का इन अ रीजन डी ऑफ जेड प्लेन एंड एफ डैश जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड डी, देन द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल एट द पॉइंट डी। और ये कुछ ग्राफ है, तो इस ग्राफ को देख लीजिए कैसे कैसे किया गया हुआ है, ठीक है। एक जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है और ये जेड प्लेन है, ठीक है। तो इस दोनों का थीटा वगैरह बराबर होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये दोनों ग्राफ है, तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो देखिए हम लोग ये ग्राफ बनाए है ना, तो ये ग्राफ में जो भी बनाया ना उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, क्या माने हैं, लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी ऑन जेड प्लेन एंड जेड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी। हम लोग क्या माने हैं कि हम लोग माने हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी ऑन जेड प्लेन में हम लोगों का डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, और हम लोग इसमें एक इंटीरियर पॉइंट माने हैं एंड लेट जेड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी। और इसमें हम लोग क्या किए, दो कर्व माने हैं, लेट C1 एंड C2, ग्राफ में दिखा हुआ है, ग्राफ में सब कुछ है आप लोग देख सकते हैं। लेट C1 एंड C2 भी टू कंटिन्यूअस कर्व इन जेड प्लेन, हम लोग जेड प्लेन में दो कंटिन्यूअस कर्व माने C1 एंड C2 इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट जेड नॉट, और C1 और C2 दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट जेड नॉट माने वहाँ। लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट जेड नॉट मेक्स एंगल अल्फा वन एंड अल्फा टू विथ रियल एक्सिस, और जो आप लोगों का जेड नॉट पे जो टेंजेंट बनाएंगे ना वो अल्फा वन और अल्फा टू के रियल एक्सिस के साथ दो कौन बनाएगा, एक अल्फा वन और एक अल्फा टू। मतलब जो आप लोगों को ग्राफ में है ना फोटो में, वही बस लिखा गया हुआ है, ठीक है। जेड वन और जेड टू क्या है, पॉइंट ऑन लेट जेड वन एंड जेड टू बी द पॉइंट ऑन द कर्व C1 एंड C2 नियर टू जेड नॉट एंड एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम जेड नॉट फ्रॉम द पॉइंट एस। तो यहाँ से जेड वन माइनस जेड नॉट क्या हो जाएगा, तो जेड वन माइनस जेड नॉट आप लोग का हो जाएगा आर कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। तो यहाँ से जेड वन माइनस जेड नॉट हो जाएगा आर ई के पावर आई थीटा वन, और यहाँ से जेड टू माइनस जेड जीरो क्या हो जाएगा आर ई के पावर आई थीटा टू। या अगर आर टेंस टू जीरो करेंगे तो थीटा वन अल्फा वन के बराबर और थीटा टू अल्फा टू के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू वन माइनस डब्लू टू आप लोग का आ जाएगा पी वन इंटू ई के पावर फाइव वन। यहाँ से डब्लू टू माइनस डब्लू वन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हम लोग को ये आ गया एफ जेड जो वो एनालिटिक है, एफ डैश एनालिटिक है और एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ डैश जेड के निकालेंगे, तो एफ डैश जेड का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट टेंस कर रहा है अगर जेड वन से जेड नॉट तक, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड वन माइनस जीरो, और एफ ऑफ जेड वन क्या हो जाएगा डब्लू वन, एफ ऑफ जेड जीरो क्या हो जाएगा डब्लू जीरो, और जेड वन माइनस जेड जीरो है ये, डब्लू वन माइनस डब्लू जीरो हम लोग क्या निकाले पी वन इंटू ई के पावर आई थीटा वन, और जेड वन माइनस जेड नॉट क्या निकाले आर ई के पावर आई थीटा वन। तो यहाँ से जो कॉमन निकलने वाला है निकाल लेंगे, और यहाँ से एफ डैश जेड हम लोग का क्या आ गया आर ई के पावर आई थीटा नॉट। फिर यहाँ से एफ डैश जेड निकालेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा कुछ। तो एफ डैश जेड जो है वो यहाँ जीरो के बराबर नहीं है, तो एफ डैश जेड जो है ये आर ई के पावर आई थीटा नॉट, ये मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल बराबर है यही दिखाना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, लिमिट ऑफ थीटा वन माइनस लिमिट ऑफ फाइव वन माइनस थीटा वन किसके बराबर आ जाएगा थीटा नॉट के,
ठीक है, दोनों को अलग अलग लिमिट दे देंगे। लिमिट ऑफ थीटा वन माइनस लिमिट ऑफ थीटा वन, लिमिट ऑफ फाइव वन माइनस लिमिट ऑफ थीटा वन इक्वल टू थीटा नॉट, और लिमिट ऑफ थीटा फाइव वन यहाँ से ये आ जाएगा, लिमिट ऑफ फाइव वन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा वन। सिमिलरली लिमिट ऑफ फाइव टू आ जाएगा, थीटा टू प्लस अल्फा टू। तो एंगल बिटवीन दो कर्व का क्या होता है, दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है डब्ल्यू प्लेन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ थीटा टू माइनस लिमिट ऑफ थीटा वन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ दिमाग लगा के। लिमिट ऑफ फाइव टू माइनस लिमिट ऑफ फाइव वन, तो फाइव टू हम लोग के पास पता है, फाइव वन पता है, तो दोनों को हम लोग डिफरेंस अल्फा टू माइनस अल्फा वन आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू कर्व हो जाएगा, मतलब अगर एंगल बिटवीन दो कर्व हो जाएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड जो है वो कन्फर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी भी था, कुछ कुछ थ्योरी वगैरह समझना था, तो वो ऐसे कर दी हूँ मैं। ठीक है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई कंसिडरिंग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जेड एंड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दो चीज़ बोली हुई याद रखने के लिए, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई भी लिखना है और जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, यू प्लस आई भी, और जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो यू प्लस आई भी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टू एक्स वाई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का यू आर वैल्यू, यू और भी का वैल्यू आ जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और भी इक्वल टू क्या आ गया, टू एक्स वाई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग एक्स इक्वल टू सी करेंगे और एक बार वाई इक्वल एक बार वाई इक्वल टू सी करेंगे। ठीक है, सी वन कोई भी कांस्टेंट। तो अगर हम लोग मानते हैं क्या एक्स इक्वल टू सी वन है, क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर एक्स इक्वल टू सी वन। तो सी वन जो कांस्टेंट माने हैं, तो इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह पे क्या मानेंगे, सी वन। तो सी वन का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा, टू सी वन वाई। यहाँ से हम लोग अगर भी तो हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे वाली इक्वेशन से वी वाई टू सी वन, वाई इक्वल टू हम लोग पहले वाले में डाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग का यू का वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू यू, अच्छा यू के जगह पे हम वाई के जगह पे डाल देंगे, सी तो सी है ही, तो यहाँ से यू का वैल्यू हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सी स्क्वायर क्या आ गया, भी स्क्वायर का वैल्यू आया। हाँ, यहाँ से मतलब यहाँ से तो u इक्वल टू है, तो इसको इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का b का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस फोर सी वन का स्क्वायर इंटू यू माइनस सी वन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे तो ये किसका फॉर्मेट है, तो ये है पैराबोला का फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है, पैराबोला का। एक बात याद रखिएगा, u जो है ना, यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है। इस तरीके से जब हम लोग पैराबोला में फॉर्मेट पर चले जाएंगे, तो यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो यू को पॉजिटिव रखने के लिए जो माइनस कॉमन में आ जाएगा वो आ जाएगा। अब हम लोग पहले y इक्वल टू सी वन लिए, अब क्या लेंगे, y के जगह पे, नहीं एक्स की जगह पे लिए थे ना पिछला बार, देख लेती हूँ। हाँ, पहले एक्स इक्वल टू सी वन लिए थे, अब हम लोग वाई इक्वल टू सी टू लेंगे, कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, एक बार एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, एक बार वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू सी टू ले लेंगे, तो हम लोग का जो पहला सेट ऑफ इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, तो यहाँ से हम लोग का कुछ एक और वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का पैराबोला का इक्वेशन आ गया। तो दिस इज ऑल्सो पैराबोला इन डब्ल्यू प्लेन, हेंस फ्रॉम दीज टू केसेज वी कंक्लूड that x equal to c1 and y equal to c2, the straight line parallel to the coordinate axis in the z plane map onto the parabola in z plane। तो हम लोग यहाँ पे एक x इक्वल टू सी वन और y इक्वल टू सी वन इसमें ग्राफ बना है, तो ये हम लोग का कैसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। एक में ऐसे एक में पॉजिटिव है, तो ये एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो दोनों पैराबोला हो जाएगा। ये वाला जो है, ये वाला नेगेटिव का है और वो पॉजिटिव का है, तो दोनों लिखा ही हुआ है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ लियोविल्स थ्योरम। क्या आप लोग को स्टेट एंड प्रूफ लियोविल्स थ्योरम, तो ये क्वेश्चन पता नहीं समझ में आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या बोलता है स्टेटमेंट, इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड देन इट इज कांस्टेंट। बोल रहा है अगर आप लोगों का इंटायर फंक्शन जो है वो सारा का सारा फंक्शन अगर बाउंडेड है ना, तो वो कांस्टेंट होगा। क्या बोला है, अगर पूरा का पूरा फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, फिर ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देन इट इज कांस्टेंट। तो प्रूफ हम लोग को करना है, तो लेट ए एंड बी बी आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन जेड प्लेन एंड सी बी अ लार्ज सर्कल विद सेंटर जेड इक्वल टू जीरो एंड रेडियस आर सच दैट सी एनक्लोजेज ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ सी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर, मतलब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ई के पावर आई थीटा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इक्वल टू आ जाएगा। तो डी जेड का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का
डी जेड का वैल्यू आ जाएगा आर डी थीटा। और हम लोग का एफ जेड जो है लेस देन और इक्वल टू होता है एम के। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ ए ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ ऑफ ए पता है तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे। हम लोग को क्या दिखाना है, एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम। ठीक है, एफ ऑफ ए आ गया, फिर हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे और यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकालने जाएंगे। तो अपना बी में से ए को घटाएंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। तो एफ ऑफ बी माइनस ए हम लोग का यहाँ से कुछ इस प्रकार से आया है। हम लोग माइनस कॉमन लेके एफ ऑफ बी माइनस ए से एफ ऑफ ए माइनस बी निकाल लिए हैं। और एफ ऑफ ए माइनस बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा इससे। ठीक है, और ए माइनस बी जो है ना, ए माइनस बी ये किसके बराबर था, ए माइनस बी जो था वो आप लोग का एम के बराबर था। तो यहाँ पे एम रख देंगे। एफ जेड जो है वो ए प्लस जो भी वैल्यू के बराबर था, ए माइनस एफ जेड जो है वो ए माइनस बी के बराबर था। और ए माइनस किसके बराबर था, एम के बराबर था। तो सारा डी जेड जो है वो मतलब पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस, डी जेड पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और जेड माइनस ए मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जे 2 पाई तो है ही, जेड माइनस ए क्या हो जाएगा, जेड के जगह पे आर और ए के जगह पे ए, तो आर माइनस ए आर माइनस बी। जो भी कॉमन लेने वाला होगा कॉमन ले लेंगे, जो भी काटने वाला होगा उसको काट लेंगे। यहाँ से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कुछ इस प्रकार से आएगा। और आर को जब हम लोग इनफाइनाइट टेंस करेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अगर जीरो आया था तो एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर एफ ए बराबर एफ बी है मतलब क्या हो गया कि एफ जेड जो है हम लोग का कॉन्स्टेंट है। क्या हम लोग का एफ जेड जो है हम लोग का कॉन्स्टेंट है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसको प्रूव किए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकाले, बस हो गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू एवुलेट दिस। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। एक बार आप लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे साइन एन थीटा के जगह पे कॉस एन थीटा दे देगा और एक बार साइन एन थीटा दे देगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एक बार साइन एन थीटा दे देगा, एक बार कॉस थीटा दे देगा। तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+2a कॉस थीटा की जगह पे e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। और e के पावर आई थीटा का क्या वैल्यू होता है, को वैल्यू कुछ नहीं होता है, जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग e के पावर आई थीटा को जेड मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा, जेड प्लस जेड इनवर्स। तो हम लोग इसमें सारा का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो साइन एन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन एन थीटा का वैल्यू होता है एक पावर आई एन थीटा माइनस ये, और कॉस एन थीटा अगर यही रहता तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बनाते जाएंगे अपना, ये आप लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूट फॉर द सेकंड इंटीग्रल इट आल्सो इन्वॉल्व द सेम रेसिड्यू एडजस्टेड टू दिस। तो ये क्वेश्चन हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और एक बात ऐसे, ये जो ऑप्शन नंबर ई है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पे कुछ एरर नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए ठीक ही है, सारा जगह तो सही से सही लग रहा है तो ठीक ही होगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर ई जो है ना वो मैं बता देती हूँ पहले ही, आप लोग कहीं और से थोड़ा सा है ना इसको मिला के तब सही करके एग्जामिनेशन में बनाइएगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, शायद कंफर्म नहीं कि यहाँ गलत ही होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो ऐसे प्रोसेस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज के वीडियो में क्या किए, आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कब का कर लिए हैं। आज हम लोग 2023 तो पहला वीडियो में, 2 वीडियो में हो गया था। आज हम लोग 2022 का पूरा क्वेश्चन कर लिए एक ही वीडियो में। बहुत मज़ा आया है आज का क्लास लेके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 का ऑल क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 2023 हो गया, 22 हो गया, फिर 21, 20, 19, बस 5 साल, 2 साल हो गया, 3 साल करना है, फिर ट्रू फॉल्स करेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।